बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारा जो नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पार्ट 2 में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो थिन, इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल। मेम्ब्रेन में पोर्स होंगे। उन पोर्स के साइज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो सेल में एंटर हो सकते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए एज अ बैरियर काम करेगा, बैरियर अराउंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप वो वाला लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होती है? फ्लूइड बाइलेयर ऑफ लिपिड। बाइलेयर ऑफ लिपिड से मुराद क्या? दो लेयर होंगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे सपोज सैंडविच है। सैंडविच में दो लेयर होती हैं, एक स्लाइस ऊपर होता है और एक स्लाइस नीचे होता है, और इन साइड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल आर सबमर्ज्ड, यानी कि दोनों लेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो सबमर्ज होता है। ठीक है। प्रोटीन एंड लिपिड कैन मूव फ्रीली। लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं वो फ्रीली मूवेबल हैं, और उन मूवेबल की वजह से एक खास पैटर्न बन जाता है सेल मेम्ब्रेन का, एक खास शेप बनती है। उस शेप को, उस मूवमेंट के पैटर्न को हम मोज़ेक बोलते हैं। इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इसके अंदर। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हों, यानी कि वो जब स्ट्रक्चर बनता है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में बाइंड हो जाते हैं, कॉइल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है। तो उसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर यही वाले कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच हो जाए, लिपिड्स के साथ बाइंड बना लें, तो हम इसे नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड्स। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, इज अटैच्ड विद द बाइलेयर इन यूकैरियोटिक सेल। कोलेस्ट्रॉल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो यूकैरियोटिक सेल का उसके अंदर तो मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट, पहले सेल मेम्ब्रेन था, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। अगर सपोज हम एक एग लेते हैं, एग को किसी खुली प्लेट के अंदर तोड़ देते हैं, तो ठीक है, जितना भी व्हाइट पोर्शन है एग का, जितना भी सफेदी है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? साइटोप्लाज्म। और जो यॉक है, जर्दी है, वो क्या कहलाएगा? सेल का न्यूक्लियस। तो एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने होगा। ठीक है। तो होता क्या है? डेफिनेशन की अगर बात करें, अ जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भरा हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट है, थिक है, विस्कस है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो कंटेन वाटर, प्रोटीन, साल्ट्स एंड एंजाइम। तो इसके अंदर वाटर, साल्ट्स और एंजाइम्स का ये मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। साइटोसोल भी स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आ लिक्विड पोर्शन कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल एंड राइबोसोम्स। इसमें भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं साइटोसोल के अंदर, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो, क्योंकि वो आजादाना तैर रहे होते हैं सेल के अंदर, स्विम कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। ठीक है। अगर हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेली टू मूव एड्स इन मटेरियल ट्रांसपोर्ट। इसमें ऑर्गेनेलीज फ्रीली मूव करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। और इन मटेरियल ट्रांसपोर्ट का काम करता है इसके अंदर स्टोर फूड एंड वेस्ट। इवन जो फूड है सेल के लिए और वेस्ट मटेरियल जो है वो भी स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। असाइड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अगर हम उन मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करेंगे तो जो सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? हम इसे जनरली डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के रोल की बात करेंगे तो ये क्या है? द कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, सेम इसी तरह न्यूक्लियस भी सेल के लिए एज अ ब्रेन, एज अ कंट्रोल सेंटर काम करता है। डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज लाइक ओवरसीज प्रोटीन प्रोडक्शन, और जो सेल के अंदर एक्टिविटीज हैं,
सेल के बाहर जो न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर जो प्रोटीन बननी है उसका भी जिम्मेदार सेल ही होता है। तो उसका जो प्रोसेस होता है सेंट्रल डॉग्मा, तो उसमें भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियर पोर के जरिए सेल के अंदर दाखिल करता है। वही मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के स्मॉलर और लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स के दरमियान से गुजरता हुआ, तो वो इंस्ट्रक्शंस होती है मैसेंजर आरएनए के पास, जिसकी मदद से वो प्रोटीन बना देता है, प्रिपेयर कर देता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आएगा न्यूक्लियर इनवेल, अ डबल मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, सेफ करती है, ठीक है। कंटेन स्मॉल न्यूक्लियर पोर रेंडर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये इस न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियर इनवेल्प है उसमें पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म की बात करेंगे तो जेली लाइक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होगा जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियर लाइक की बात करेंगे, स्मॉल बॉडीज इन द न्यूक्लियर प्लाज्म, राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे उसको न्यूक्लियोलस। यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम भी न्यूक्लियस ही बनाता है। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम की अगर बात करें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मोस्टली प्रोटीन का बना हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन हम मोस्टली पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन होता है। यही वाला क्रोमैटिन कंडेंस होता है कब, सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। हम माइटोसिस का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सेल डिवीजन के दौरान यही क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम की शक्ल बना लेता है। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो अगर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द क्रोमैटिन, ठीक है, और यही वाला क्रोमैटिन क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगी तो कंडेंस होके कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो अब क्या हुआ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था क्रोमैटिन, कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया। और न्यूक्लियस का जो हेरिडिटरी फंक्शन है, हेरिडिटरी फंक्शन में क्या होता है, कैरेक्टर ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है। वही वाली कैरेक्टर ट्रेट्स अगली नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में शो होती हैं। तो ये भी कंटेन जीन्स दैट कंट्रोल सेल ट्रेट्स, पास दीज ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इन ट्रेट्स को अगली जनरेशन में पास ऑन करने का काम भी न्यूक्लियस का है। ये एज अ हेरिडिटरी फंक्शन इसका कहलाएगा। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करेंगे तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क। जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेली हैं, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, स्मॉल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इन सबको जकड़े हुए हैं। जैसे एक नेट है, जो शिकारी है मछलियां पकड़ता है तो वो नेट फेंकता है समंदर के अंदर, ठीक है, तो वो मछलियां उसमें फंस जाती हैं। इवन यहाँ तक कि उनके फिन्स अटैच हो जाते हैं। जब उसको ऐसे हम जमीन पे फैलाएं तो वो जो फिश होती हैं वो अटकी हुई होती हैं सेपरेट सेपरेट। सेम उसी तरह एक नेटवर्क है जो ऑर्गेनेलिस को अलग अलग रखता है, मिक्सअप होने नहीं देता, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ थिन फिलामेंट इन द न्यूक्लियस। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन है, होल्ड ऑर्गेनेलिस यानी कि अलग अलग रखता है, मेंटेन शेप, फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल, सिलिया एंड फ्लैजेला। और यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट माइटोसिस का आ गया है कि जो माइटोटिक स्पिंडल है ये भी ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही नजर आते हैं, ठीक है। तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है माइटोटिक स्पिंडल बनाता है। इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिलिया और फ्लैजेला भी बनाता है। माइक्रो फिलामेंट की बात करेंगे तो ये मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, इन्वॉल्व्स इन सेल मूवमेंट। इसमें क्या, सेल की मूवमेंट का जिम्मेदार है, सेल की मूवमेंट को हैंडल करता है, टैकल करता है। सेल क्रॉलिंग, सेल की अपनी मूवमेंट, और मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं तो इस केस में ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा बाजू बेंड हो रहा है, और ये वाले मसल्स इस स्टेज में रिलैक्स है। जब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिलैक्स होंगे और बाजू हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, इसे मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करेंगे तो मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन एंड विटामिन। केराटिन और विटामिन से मिलकर बना हुआ है एंकोर ऑर्गेनेलिस। ये ऑर्गेनेलिस को पकड़ के रखता है, ठीक है, नेटवर्क का हिस्सा बनाता है। फॉर्म सेल टू सेल जंक्शन, और एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है। जैसे हम पढ़ते हैं, टिश्यू की एग्जांपल लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इस बनाने में, जंक्शन बनाने में, सेल को जोड़ने में इंटरमीडिएट फिलामेंट का बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स के बारे में कुछ बच्चे फैमिलियर भी होंगे जिन्होंने ये वाला चैप्टर डिस्कस कर लिया है या पढ़ लिया है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में अहम रोल प्ले करते हैं।
होते क्या है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टाइनी मेम्ब्रेन विद लेस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, मोस्टली ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके ही बने होते हैं। फंक्शन की बात करेंगे, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो मेन काम क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम का मेन काम है। अगर ऑपरेशन की बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, जब ये काम करने के लिहाज से स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करेंगे तो इसके 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स। और इसमें एक और है, तो ये वाले जो यूनिट्स हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स दोनों आपस में मिल जाते हैं और इधर से करके मैसेंजर आरएनए इसके साथ ऐसे अटैच होता है और एक साइड से प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पास इंस्ट्रक्शन होती है न्यूक्लियर के पास आती है कि किस तरह किस कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनानी है, ठीक है। और उसके बाद लोकेशन की बात करेंगे तो फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं राइबोसोम्स, ये या जैसे साइटोस्केलेटन है इनको कैप्चर नहीं करता क्योंकि ये साइज में ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वही वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होंगे तो नाम हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट टॉपिक है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो ऊपर पार्ट है इसके साथ इस तरह आप कह लीजिए ये वाले राइबोसोम अटैच थे, जहां पर राइबोसोम अटैच हो गए हम इसको नाम दे देंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे उसको हम नाम देंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सपोज डेफिनेशन भूल जाए तो अगर आप यही लिख दें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच राइबोसोम इज अटैच्ड इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे, सॉल्ट कर देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फंक्शन की अगर बात करेंगे तो इसके अदर फंक्शन है बट ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गया जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर्ड विद राइबोसोम, फंक्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, ये मैंने पहले भी बता दिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये लैक राइबोसोम्स, पहला पॉइंट क्या हुआ, इनमें राइबोसोम नहीं होता। दूसरा, इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये पहला काम क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये करते हैं, फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड केमिकल्स, सेल को वो वाले सब्सटेंसेस ये केमिकल्स जो सेल के लिए हार्मफुल है, सेल की डेथ का कॉज बन सकते हैं, उनको किल करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये शॉर्ट सा टॉपिक बनता है, डेफिनेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने यहाँ पे ये कोड वर्ड इस वजह से यूज किए हैं, एब्रीविएशन यूज किए हैं, अक्सर क्वेश्चन में वो लिखता है डिफरेंशिएट बिटवीन RER एंड SER, तो बच्चों को ये वाला भी क्लियर होना चाहिए। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है जी गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स की डिस्कवरी की बात करेंगे तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था, फिर गोल्जी को 1906 में इस डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ये दोनों एमसीक्यूज बन सकते हैं, डिस्कवरी इसकी और उसको नोबेल प्राइज कब मिला, ये दोनों एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स, यानी कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन के सैक्स होते हैं एक्चुअली। तो अगर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन को हम बात करें तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, जी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है गोल्जी ऑपरेटर्स का। फंक्शन की बात करेंगे, मॉडिफाई प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू गोल्जी वेसिकल, जो प्रोटीन बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको ये वेसिकल करता है, उसके गिर्द एनवेल्प बनाता है वेसिकल की फॉर्म में फॉर इंटरनल यूज, या तो वो वाली प्रोटीन सेल में यूज होगी या वो एज अ वेस्ट मटेरियल कंसीडर की जाएगी, तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। क्लियर। इसके बाद ये गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन काम था। अगर लाइसोसोम की बात करेंगे तो दूसरे लफ्जों में लाइसोसोम का मेन काम है डाइजेशन का,
जो सिक्रीशंस बनती हैं सेल में उनको इंगल्फ करना, डाइजेस्ट करना, ये इसका काम होता है। डिस्कवरी की बात करेंगे तो क्रिश्चियन रेनी डी डूव ने इसको डिस्कवर किया था। फाउंड मेनली इन द एनिमल सेल, और डी डूव कहता है कि जो लाइसोसोम है ज्यादातर एनिमल सेल में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बर्ड फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस। अब आपको यहाँ पे भी क्लियर हो रहा होगा, जो गोल्जी ऑपरेटस से बर्ड से निकलते हैं, सिक्रीशन से निकलती हैं, तो उनको ये इंगल्फ करता है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करके सेल्स के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस को, वेस्ट मटेरियल को खत्म करता है। फंक्शन है फ्यूजेस विद द फूड पार्टिकल टू डाइजेस्ट, फूड पार्टिकल से डाइजेस्ट करेगा। फूड पार्टिकल क्या होगा, जो सिक्रीशन होगी गोल्जी ऑपरेटस की। इसके बाद ब्रेक डाउन डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज, इवन यहां तक के जो ऑर्गेनेली डैमेज हो जाती है सेल के अंदर, वो सेल के लिए हार्मफुल होती हैं, उनको भी ये ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा। एंड डिस्पोज ऑफ सेलुलर वेस्ट, और इवन जो सेलुलर वेस्ट बनेगा, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है, डाइजेशन होती है, उसको भी ये एक्सक्रीट आउट करता है, डाइजेस्ट करता है। तो आज के लेक्चर में जो मेन टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, फिर उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो उसके कंपोनेंट, उसका साइटोसोल, उसका फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। सेम इसी तरह न्यूक्लियस में हमने उसका रोल, स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का सारा डिस्कस किया, इवन यहाँ तक कि जो उसका हेरिडिटरी फंक्शन था वो भी हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। साइटोस्केलेटन की बात करेंगे, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हमने डिस्कस किए हैं। फिर राइबोसोम्स की उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑपरेशन, इवन यहाँ तक कि उसकी लोकेशन को भी डिस्कस किया। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स और लाइसोसोम, इनके बारे में भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर भी पसंद आएगा, तो फॉलो, लाइक और कमेंट लाजमी करें, ये एक मोटिवेशन होती है। तो थैंक यू सो मच।